नमस्कार दोस्तों, मैं शर्मा आप लोगों में टॉप 10 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो क्लास है स्वर, हम लोगों ने अगली कक्षा में वर्णमालाओं को पढ़ा था। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला कैसे हैं, कितने हैं, और पूरी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने आज बनाया स्वर, और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। क्योंकि मैं एक एक टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोग को अलग अलग करके, क्योंकि आपको एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लोग क्या करते हैं, एक ही बार अलग अलग बता नहीं पाते और बच्चों के प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप इसे आराम से पढ़िए, ना समझ, फिर मैं घंटों का मिनटों में समझाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बनाया गया है, मैंने अपने हाथों से इसे लिखा है और इस ढंग से बनाया है कि आप एकदम ईजी ढंग से सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। स्वर, स्वर क्या होता है? ऐसे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती या अन्य वर्डों की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। इस इंग्लिश में हम लोग वावेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वावेल कहते हैं। और इन्हीं वावेल्स को कई भागों में बांटा गया है। तो ऐसे पूछा कि वावेल कितने प्रकार के होते हैं या स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता पाओगे 7। क्योंकि आप लोग बस जानते हैं, आज पूरे अच्छे से जानेंगे विधि विधान से कि कैसे होता है, ठीक है। इन 7 को मैंने अपने हाथों से अच्छे से लिखा है। आप इसे देखिए और आप आराम से पढ़िए और इसको आप नोट्स बना दीजिए, क्योंकि नोट्स पे आप लिखते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तो यहाँ पर पहले मैंने लिखा है मात्रा उच्चारण के आधार पर, दूसरा मैंने जीभ के आधार पर लिखा है, और तीसरा मैंने यहाँ पर लिखा है मुख द्वार के आधार पर, और चौथा है वोट के आधार पर, ठीक है। पाँचवा जो होता है हवा, हवा देखिए या तो नाक से तो मुँह से, इसलिए मैंने नाक और मुख द्वारा लिखा है। जो छठा होता है वो घोषत्व के द्वारा, और जो 7वां होता है वो प्रणत्व के द्वारा। इन्हीं को कई भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, आप मात्रा के आधार में मैंने लिखा है हर्ष स्वर। कौन स्वर? हर्ष स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुप्त स्वर, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में जानकारी लेंगे। अभी आप इनको देखिए, कितने, देखिए मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, जीभ के आधार पर भी 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। और मुख द्वार के आधार पर भी 4 होते हैं। देखिए, विवृक और अर्धवृक, ठीक है, दोनों मिलते जुलते हैं। यहाँ पे समवृक और यहाँ पे अर्धसमवृक, ठीक है। इसी तरह ओठों के आधार पर, ओठों का मतलब होठ, आप बोलते हैं ना होठ, तो होठ के आधार पर मात्र 2 होते हैं। कितने होते हैं? अर्धवृत्तमुखी और वृत्तमुखी, ठीक है। और जो नाक के आधार पर, मुख के आधार बनाया गया, वो होते हैं 2। एक होता है मौखिक, एक होता है अनुनासिक। कितना होता है? अनुनासिक, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया अनुनासिक। क्या लिखा गया? अनुनासिक। और जो घोषित होता है इसका कोई प्रकार नहीं होता, और प्राणात्व का भी कोई प्रकार नहीं होता है। ये इसके मैंने शिक्षा बना दी। आप चाहो तो बता सकते हो। पूछा जाएगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता पाओगे 7। पूछा जाएगा कौन कौन, तो नाम बता लोगे। और पूछा जाएगा मात्रा के आधार पर स्वर कितनी है तो आप बताओगे 3। पूछा जाएगा जीभ के आधार पर कितने स्वर हैं तो आप बताओगे 3। मुख के आधार पर पूछा जाएगा तो आप बताओगे 4। ओठ के आधार पर पूछा जाएगा तो आप बताओगे 2। और हवा के द्वारा, नाक और मुख से निकलने के द्वारा कितने पूछा तो आप बताओगे 2। मौखिक को बोलते हैं निरंकुश और अनुवर्ती बोलते हैं। और घोषित कोई प्रकार नहीं होता है और प्राणात्व का कोई प्रकार नहीं होता है। आइए हम इनकी परिभाषा समझते हैं कि परिभाषा से क्या, आप परिभाषा से पढ़ेंगे अब पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, स्वर में लिखा है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्डों क्या कहते हैं? स्वर। स्वर का स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र का मतलब होता है कि इसमें किसी अन्य वर्डों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वरों की बात करते हैं। उच्चारण मात्रा मैंने बताया था आपको कितने प्रकार के होते हैं। ये मैंने बताया था आपको 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3, ठीक है। बात करते हैं हर्ष स्वर। देखिए, यहाँ पे लगता है छूट गया है, यहाँ पे लिखा गया हर्ष स्वर, ठीक है। ये हर्ष स्वर है, ठीक है। ये हर्ष स्वर समझते हैं हम लोग क्या है। जिनके उच्चारण में कम समय का मतलब होता है 1 मात्रा का समय लगता है। मैंने ऐसा लिखा है, आप बस इसको आप नोट्स बनाते रहिए और लिखते रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने ऐसा बनाया है, आप इसे एक बार समझ लेंगे तो फिर दोबारा कहीं जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जिनकी उच्चारण में कम समय का मतलब 1 मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, देखिए कम समय लग रहा है ना, अ, ई, उ, कम समय लग रहा है। और ठीक इसी तरह होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो बड़े में आप समझिए, जिन उच्चारण में हर्ष स्वर के अपेक्षा या उससे अधिक समय लगता है, जैसे 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें 1 लगता था हर्ष में, इसमें क्या होता है 2 मात्रा समय लगता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। यानी कि 1 मात्रा से अधिक, अर्थात 2 मात्रा, जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे आ, ई, उ,
ए, ऐ, ओ, औ, इनमें क्या होता है 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। और पूछा जा सकता है कि हर्ष स्वर कौन कौन से आप बता पाओगे, दीर्घ स्वर कौन से भी बता पाओगे। एक होता है प्लुप, ठीक है, एक होता है प्लुप। प्लुप स्वर का होता है क्या, जिन वर्णों में दीर्घ स्वर से भी अधिक लगे, मतलब कि 2 मात्रा से भी अधिक लगे, 3 4 नहीं कह सकते, मतलब उससे अधिक समय लगे। जैसे हम लोग बोलते हैं, देखिए आपने बोला होगा, इसे हम लोग बोलते हैं गुरु, इसको देखिए क्या बोलते हैं, गुरु। जो ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ध्यान देखिएगा, ये होता है गुरु, ये गुरु का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, गुरु का, लगता है आपको 5 की तरह है। ये होता है गुरु, क्या होता है, गुरु, ठीक है। जैसे हम लोग इसका प्रयोग बहुत करते हैं, इसमें राम, बहुत देर तक आवाज़ करते हैं, जैसे ओम, ऐसे करते हैं ना। तो इनमें जिनमें ज़्यादा समय लगता है वो क्या होता है, गुरु, इसे बोलते हैं हम लोग गुरु, यानी कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर, कि हम लोग जीव के आधार पर कैसे बताते हैं स्वर कितने प्रकार। मैं जीव के आधार बताया था कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था 3। चलिए देखते हैं हम लोग तीनों के प्रकार को कैसे है। तो अग्रस्वर, अग्रस्वर का मतलब आगे, अग्रस्वर का मतलब क्या होता है, आगे। जिन स्वरों, देखिए सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया है, जिन स्वरों, तो यहाँ पे जिन ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, गलती लिखा गया है, आप लोग सब समझिएगा, जिन, ठीक है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, अग्र का मतलब आगे वाला भाग कार्य करता है, उसे हम लोग अग्रस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, आप भी इसे बोल के देख सकते हैं। अब बोलिए, आपको समझ में आएगा कि अग्रभाग कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं मध्य भाग की। मध्य का मतलब बीच में, जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में, किन के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, मध्य का मतलब होता है बीच वाला भाग, कार्य करता है, उसे हम लोग मध्य स्वर। इसमें मात्र एक ही पाया था, अ, क्या होता है, अ, ठीक है। आप लोग बोल के देखिएगा, अ, देखिए बीच में आ रहा है, अ, है ना। अब बात करते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में, किनके भैया, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग, पिछला मतलब जो पश्च, इसे लोग बोलते हैं पश्च भी बोलते हैं, हिंदी शुद्ध हिंदी में क्या होता है, पश्च, और इसे बोलते हैं पिछले भाग का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ, ये सब क्या हम लोग क्या है, पश्च स्वर हैं। पश्च स्वर का मतलब है पीछे से, मतलब ये हम लोग को पीछे आते हैं। देखो आ, उ, ओ, औ, है ना, पीछे से आ रहा है। तो आप इसे एक बार 2 बार बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा नहीं पीछे से बोल रहा है या आगे से बोल रहा है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं मुख द्वार के आधार पर। मुख कैसे खुलता है, तो कैसे कैसे वर्ड हम लोग बनते हैं, ठीक है। मैं इसके बताया था 4, कितने बताया था, 4, ठीक है। देखिए चारों में हम लोग देखते हैं, चारों को पहले 3 समझते हैं। विवृत क्या होता है, देखिए विवृत का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, पूरा खुल जाता है मतलब जिसमें एकदम मुंह आपको पूरा खुल जाए। जैसे आ, बोले देखिए आ में पूरा मुंह खुल रहा है ना, तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का, वृक्ष स्वर हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग पूरा खुलते हैं तो क्या हो जाएगा, वृक्ष स्वर हो जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग अर्धवृत्त। तो देखिए यहाँ लिखा गया ना आ, और अर्धवृत्त में बताया गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का आधा, कौन सा भैया, आधा भाग खुलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धविवृत्त कहते हैं। जैसे अ, ए, औ, देखिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है, आप इसे आराम से एक बार बोल के देखिए, अ, ए, औ, ये सभी क्या हम लोग के हैं, अर्धविवृत्त हैं, ठीक है। आप बात करते हैं संवृत्त। संवृत्त का मतलब क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद, का मतलब वो ना के बराबर खुला हो, ठीक है ना, वो थोड़ा सा खुला हो, उसे हम लोग कहते हैं संवृत्त कहते हैं। जैसे ई, देखिए बोल देखिए ई, बस थोड़ा सा खुलता है, बाकी सब क्या था, बंद। ई, उ, है कि नहीं, थोड़ा सा बहुत खुला हुआ, ये हम लोग का क्या, संवृत्त होता है। क्या होता है, संवृत्त होता है। देखिए आप लोग पूरे परिभाषा को आप आराम से याद करते हैं, परिभाषा से आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अर्ध संवृत्त। अर्ध संवृत्त का मतलब जाहिर सी बात है आधा, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का आधा भाग खुले, क्या खुले, आधा भाग खुले, उसे हम लोग खुले आ रहे हैं, हमका आधा भाग बंद रहे, बात वही ना। तो बंद रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अर्ध संवृत्त करते हैं। जैसे ए, ओ, देखिए आधा खुला है ना, ये हम लोग क्या होता है, अर्ध संवृत्त होता है, ठीक है। बात करते हैं अगला, ओठों की स्थिति के आधार पर। जैसे ओठ की स्थिति कैसे होती है, कैसे कैसे बनते हैं हम लोग, इसके आधार मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 2, ठीक है। मैंने बताया था आपको 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मैंने कहा था वृत्तमुखी और अर्धवृत्तमुखी। देखिए वृत्तमुखी का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोलाकार, गोला का मतलब गोल हो जाए। जैसे ऊ, देखिए ऊ बोल, देखिए आप बोल के देखिए, ऊ, ओ, औ, है कि नहीं, गोला बन जा रहा है।
जब एक गोलाकार बनता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वृत्तमुखी कहते हैं। और अर्धवृत्तमुखी में कह सकते हैं, मुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होता, गोलाकार नहीं होता, जैसे आ, अ, ई, ए, ऐ, इसमें नहीं गोला बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्तमुखी। ये ओठ की स्थिति के आधार पर बात की गई, ठीक है। अब बात करते हैं हवा के नाक व मुख से निकलने के बाद कि हवा जो होता है नाक मुख से, मैं पहले आपको बताया था कि निकलती है, तो कैसे कैसे बनती है। तो मैंने बताया था 2 प्रकार के, बताया था ना, मौखिक स्वर। मौखिक स्वर बोल क्या, निराश्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्नासिक बोलते हैं और अनुनासिक बोलते हैं। तो मौखिक का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलता है। किससे निकलता है, मुख से, नाक से नहीं, केवल मुख से निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं मौखिक स्वर। जैसे अ, देखिए यहाँ पे गलती से चंद्रबिंदी लग गया है, चंद्रबिंदी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ, आ, ई, देखिए इसमें हम लोग कहाँ से निकल रहा है हवा, मुख से। बोल के देखिए अ, आ, ई, ये कहाँ से हम लोग की हवा आ रही है, सिर्फ मुख से ही आ रही है, ठीक है। और अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक से भी हवा निकले, उच्चारण में हवा जो होती है मुख के साथ नाक से भी निकले, उसे हम लोग कहते हैं अनुनासिक। इसी में हम लोग देखिए अंग, आंग, ई, है कि नहीं, देखिए आ, ई, आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें हम लोग को नाक से भी हवा आ रही है, क्या हो जाएगा, अनुनासिक स्वर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनुनासिक स्वर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं, ध्यान समझते, देखिए मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए। और इसमें कोई भी आपको त्रुटि समझ में आए, कोई चीज़ टॉपिक समझ नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, मैं उस पर ज़्यादा आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रखिए, प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें, जहाँ से होता है कि आप लोग शेयर करते रहें, ठीक है, क्योंकि मेरा उससे मनोबल बढ़ेगा। जितने लाइक्स होंगे मैं उससे मोटिवेट होता हूँ, मैं आपको आगे और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आगे बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार का मतलब कि देखिए घोषत्व का अर्थ क्या, भाई समझिए, घोषत्व का अर्थ हमें लिखा है, ऐसा लिखा है कि मैंने, आप आराम से समझिए, समझ लेंगे तो आप कर पाएंगे कि घोषत्व का अर्थ क्या होता है। जैसे स्वर तंत्रिकाओं, जैसे जिस तंत्रिका से हम लोग स्वर बोलते हैं, ठीक है ना, वो सांस को कंपन, ठीक है ना, श्वास का कंपन होता है, यानी कि स्वर तंत्रिकाओं में श्वास का क्या होता है, कंपन होता है। घोषत्व का मतलब होता है कि स्वर तंत्रिकाओं में श्वास का कंपन, यानी जैसे हम लोग कोई आवाज़ बोलेंगे तो हम लोग के ध्वनि में कंपन उत्पन्न होगा, ठीक है। अर्थात हम लोग इसे बनाया परिभाषा कि घोषत्व क्या होते हैं, स्वर तंत्रिकाओं में जब ध्वनि कंपन होती है उसे स्वघोष ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है। और सभी स्वर स्वघोष ध्वनि होते हैं। कौन ध्वनि होते हैं भैया, सघोष ध्वनि होते हैं। स्वघोष का मतलब जितने भी आप ध्वनि बोलते हैं सभी में सघोष, यानी कि हम लोग उसमें कंपन होता है, ठीक है। और प्राणत्व, प्राणत्व भी सघोष की तरह ही होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था प्राणत्व के आधार पर कि प्राण का अर्थ होता है हवा, प्राण मतलब हवा। जैसे आप लोग बोलते हैं कि प्राण, आपने देखा हो कि जिनकी मृत्यु होती है लोग बोलते हैं प्राण निकल गया, प्राण मानते लोग कि हवा की तरह होता है, निकल गया। तो प्राणत्व का मतलब क्या होता है, हवा। चाहे सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण का मतलब आधा, यानी निकल सकते हैं, यानी इनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, यानी कि बहुत नाक के बराबर हवा निकलती है, ठीक है। ये होता है प्राणत्व। ये हम लोग के सभी टॉपिकें थी, आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं और अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हो सके आप इसे शेयर करें। देखिए हम लोगों ने पढ़ा, फिर से मैं आपको समझाता हूँ एक बार। देखिए जो स्वर होते हैं, स्वर जिन स्वरों को बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इनमें कोई अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती या अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और इन्हें 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। और इन 7 को भी मैंने बताया था, 2 का तो कोई प्रकार नहीं होता, घोषत्व और प्राणत्व के, लेकिन मात्रा उच्चारण के 3, जीभ के आधार पर भी 3, मुख के आधार पर 4, ओठ के आधार पर 2 और नाक के आधार पर 3, ठीक है। ये हमने सभी बता दिया। यदि आपको मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।